कोटेशन क्या है ये थोड़ा कोटेशन बेसिकली जो है न 3 फर्म से या 3 आपने मुख्तलिफ इदारों से जो चीज़ आप परचेज कर रहे हैं आप उनसे इनवाइसेस लेनी होती है। अच्छा, यहाँ पे एक पेन के इस्तेमाल की बात करते हैं कि स्याही वाला पेन इस्तेमाल करें या वो जो बजटिंग होती है इसके ऊपर, इसकी क्या वो क्या है? पैन की जो आपने बात की, बजट की भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि बजट क्या चीज़ होती है। बजट बेसिकली पैसा होता है जो गवर्नमेंट किसी डीडीओ को देता है। आपकी कैटेगरी 2 में 19 ग्रेड के जो भी ऑफिसर है, जो इंडिपेंडेंट ऑफिसर है, जिनके पास डीडीओ पावर है, वो आते हैं। डीडीओ के अपने पावर्स हैं। एक- फुल पावर्स किसके, मतलब ज्यादा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली मोहम्मद है। पाइट में एज ए ट्रेनिंग आउटपोस्ट ट्यूटर के काम पे एज ए पोस्ट है, उस पे काम कर रहा हूँ। ट्रेनिंग आउटपोस्ट ट्यूटर जो है जहाँ पे एज ए मास्टर ट्रेनर काम करते हैं, जिसमें पाइट में मटेरियल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है ना मटेरियल डेवलपमेंट के हवाले से काम करते हैं। और दूसरी बात, आज यहाँ पे एक अहम प्रोग्राम जो एजुकेशन और एजुकेशन के हवाले से है, एजुकेशन लीडरशिप के हवाले से है। और देखा जाए बलूचिस्तान पाकिस्तान का जो है ना 43% जो रकबे पर फैला हुआ है, जहाँ पे कम से कम स्कूलों को देखा जाए 15,270 के करीब स्कूल हैं जहाँ पे, जिसमें 52,000 के करीब असातिज़ा जो है सर्व कर रहे हैं, जिसमें हेड टीचर, प्राइमरी टीचर, जेवी, जेईटीज़ तमाम असातिज़ा जहाँ पे सर्व भी कर रहे हैं। और देखा जाए तो बलूचिस्तान में एजुकेशन की जो 42% इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 42% है, जिसमें 69% मेल और 42% मज़ीद फ़ीमेल की जो है ना रेशो है जो एजुकेशन के हवाले से है। और यहाँ पे देखा जाए कि कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से बहुत ही एक एरिया है जो बलूचिस्तान में, यहाँ पे जिसकी एक अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। देखा जाए पाकिस्तान में बाकायदा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड डेवलपमेंट जो है ना यहाँ पे है, जो टीचर्स की जो है ना प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर काम करती है। जो क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए टीचर ट्रेनिंग बाकायदा फोकस है, बाकायदा एक कंपोनेंट है क्वालिटी एजुकेशन का, जिसमें आज जिसके ऊपर हम बात भी करेंगे। और ख़ासकर यूनिसेफ की जो कंट्रीब्यूशन है बलूचिस्तान में एजुकेशन की जो डेवलपमेंट है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से जो काम कर रहा है वो बहुत ही आला है। बलूचिस्तान में कम से कम 2 के करीब सेक्टर प्लान गुजरे हैं, जिसमें 2013 से 19 और 20 से लेकर 25 तक जो मौजूदा सेक्टर प्लान है चल रहा है, जिसमें तमाम इदारों के अपने हद व हदूद और उनके मैंडेट का जिक्र किया गया है, तयन किया गया है। और इसी तरह पाइट बलूचिस्तान प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन है, जो यहाँ पे उसकी मैंडेट है ट्रेनिंग का। और आज हम ट्रेनिंग के हवाले से पर्टिकुलरली बात करेंगे, ख़ासकर हेड टीचर्स के हवाले से। यूनिसेफ ने कम से कम 2 CPTs कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए। पिछले जो आपकी सेक्टर प्लान था उसमें भी कम से कम उसने हेड टीचर के लिए एक काम किया था। बहुत ही कलील मुद्दत में, कलील मतलब तादाद में, कम से कम उसके जो फोकस 11 डिस्ट्रिक्ट थे उनमें काम किया, जो लीडरशिप स्किल्स के ऊपर थे। और मज़ीद अभी मौजूदा जो CPT है उसमें भी टीचर्स की इसको एक्सपेंड किया और बढ़ा दिया, और टीचर्स जो हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी काम कर रहा है। जो 4 मॉड्यूल पर एक जो टीचर्स के लिए प्रोग्राम हेड टीचर्स के लिए दिया गया, एम्पावर द हेड टीचर, और 4 मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल है, जिसमें पहला जो मॉड्यूल है उनका एजुकेशनल लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, एकेडमिक लीडरशिप और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो है ऊपर ये मॉड्यूल्स हैं। आज हम फोकस करेंगे पर्टिकुलरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने के लिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और उसके मतलब क्या इम्पैक्ट एजुकेशन के ऊपर है, और उन वहाँ पे जो स्कूल में या स्कूल में एज ए हेड, एज ए रोल उनका क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए और बजटिंग को समझने के लिए मेरे पास 2 अहम शख्सियात जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। मेरे पास ज़ियाउर रहमान मेंगल साहब हैं, जो पाइट के डिप्टी डायरेक्टर एडमिन हैं, जो पिछले 2003 से लेकर अभी तक एजुकेशन में सर्व कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ पोस्टों पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डिप्टी डायरेक्टर, प्रिंसिपल और अभी मौजूदा डिप्टी डायरेक्टर एडमिन हैं, जो हमारे साथ रहेंगे इस प्रोग्राम में। दूसरे मेरे साथ है सदरुद्दीन साहब, जो एजुकेशन में सर्व कर रहे हैं 2001 से, जो मुख्तलिफ पोस्टों पे एज ए प्रिंसिपल, DDO और अभी प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज खोलू के,
जो इस ट्रेनिंग का भी हिस्सा रहे हैं और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा इनका फोकस है और वो इसके ऊपर बात करेंगे। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको करते हैं, यहाँ पे वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में भी कि आए हैं और हमें ये शरफ बख्श का है कि जो एजुकेशन है, जो हमारी एजुकेशन है उसमें जो फाइनेंशियल स्किल्स हैं, जो बजट है, बजट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबसे पहले हमें बताएं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। थैंक यू अली साहब। जहाँ तक सबसे पहली बात है कि मैनेजमेंट को हम देखेंगे, मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट इंतज़ाम और इंसराम हम कह सकते हैं कि किसी भी इदारे को अगर आप चला रहे हैं तो उसके लिए आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए जिसमें आप सबको लेके चलें। और उसके बाद आता है फिनंशियल मैनेजमेंट। अब फिनंशियल मैनेजमेंट क्या है, इसमें मालियात इंतज़ाम आ जाता है, यानी कि आपके मालियात के मुतालिक जितनी भी आपकी सरगर्मियाँ होंगी उसको जो है ना ये डील करता है। आप देखते हैं कि अगर कोई इदारा है, चाहे आप घर की मिसाल ले लें, तो घर में भी जब तक मैनेजमेंट होगी तब वो घर आपका अच्छा चलेगा, मैनेजमेंट नहीं होगी घर आपका नहीं चलेगा। इसी तरीके से मालियाती जो इंतज़ाम है उसमें क्योंकि पब्लिक फिनंशियल यहाँ पे आ जाता है, पब्लिक का पैसा आ जाता है, तो उसके लिए एक डीडीओ को बेहतरीन अंदाज में पैसे को किस तरीके से वो खर्च करे, कहाँ पे उसको खर्च करे और उसका सही और प्रॉपर इस्तेमाल हो, तो हम कहते हैं कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो है जी सर, हम कहते हैं कि जो आपकी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसकी तंजीम को, उसको अच्छे तरीके से खर्च करने को हम जो है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है कि हिकमत अमली के बगैर मालियात सिर्फ आदाद है और मालियात के बगैर हिकमत अमली सिर्फ ख्वाब है। कि जब आपकी स्ट्रेटजी होगी, हिकमत अमली होगी, हिकमत अमली से आप अपने पैसे खर्च करेंगे तो वो जो आपका बजट है वो अच्छी तरीके से कैसे खर्च होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा, उसका इफेक्ट्स अच्छा होगा। अगर आप जो मालियात आपके साथ है, स्ट्रेटजी नहीं है, फिर भी आप सिर्फ वो ख्वाब होंगे। तो जब आप उन जो बजट है आपको उसको मुनज़्ज़म तरीके से उसकी तंजीम को अच्छे तरीके के खर्च करने को हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एज ए हेड, एज ए टीचर, एज ए हेड हम जो है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक स्कूल के हद में, एक स्कूल के दायरे इख्तियार में हम कैसे देखते हैं कि वो कैसे इसका इंतज़ाम इंसराम किया जाता है या उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे की जाती है। अगर वो उसके बारे में स्कूल के लिमिटेशंस में अगर हम बताएं कि एक स्कूल के हेड, एज ए लीडर, एज ए टीचर हम उसको कैसे इसका इंतज़ाम करते हैं। देखिए, मैनेजमेंट के साथ साथ बजट की भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि बजट क्या चीज़ होती है। बजट बेसिकली पैसा होता है जो गवर्नमेंट किसी डीडीओ को देता है। अब वो डीडीओ की ज़िम्मेदारी होती है कि उसको कैसे खर्च करे। वो मुख्तलिफ हेड्स में आते हैं। अब उन हेड्स में स्कूल जो हेड है, डीडीओ है, वो देखता है उसकी क्या ज़रूरत है, वो कहाँ पे खर्च कर सकता है और उसको प्रॉपर और शफाफ तरीके से वो उसको खर्च करता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है कि स्कूल के अंदर देखें, स्कूल में जो कमेटीज़ भी बनती है, सब कमेटीज़ भी बनती हैं, उसके थ्रू इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। यानी फिर जिम्मेदारी वही डीडीओ की आ जाती है कि वो किस तरीके से उसको कर रहा है। अच्छा, और उसका पूरा कंट्रोल। एक लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें, डीडीओ। डीडीओ किस चीज़ की मतलब एब्रीवेशन है, अगर इसको हमें बता दें, क्योंकि हमारे टीचर्स बहुत सारे होते हैं और हमें भी पता नहीं होता है कि डीडीओ है होता है और उसकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। अगर डीडीओ को थोड़ा एक्सप्लेन करें हमारे यहाँ हमारे व्यूवर्स के लिए। डीडीओ बेसिकली ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर। ये वो शख्स होता है जो किसी इदारे का हेड और जिसको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है और उसको वो फिनंशियल पावर्स दे देती है कि आप गवर्नमेंट के बजट को यूज़ कर सकते हैं। ये हर बंदा नहीं हो सकता। ये किसी हाई स्कूल का हेडमास्टर हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, इस किस्म का बंदा होता है। तो उसको वो अख्तियारात तफवीज़ किए जाते हैं जिसके बाद वो अपने अख्तियारात इस्तेमाल करता है और बजट को इस्तेमाल करता है। बजट को, अच्छा, बजट के बारे में अगर थोड़ा एक अच्छा मतलब प्रॉपर एक मतलब हमें स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में अगर उसका बताएं, एक डेफिनेशन बताएं, और बजट होती क्या है और उसका बजट साइकिल क्या होता है और बजट
मतलब ये साइकिल किस तरह काम करता है, अगर इसके बारे में आप हमें बताएं। देखा जाए तो बजट एक सरकारी दस्तावेज होते हैं, सरकारी दस्तावेज। डॉक्यूमेंटेड चीज़ होती है। और अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें आपके अखराजात और जो आपकी आमदन है उसको बयान किया जाता है। उसको बयान किया ये गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ होता है हर डीडीओ को। लेकिन आपने साइकिल की बात की है तो इसके लिए एक पूरा मैकेनिज़्म होता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो होती है कि ये सूबाई कैबिनेट इसकी अप्रूवल देती है और आपकी पार्लियामेंट में ये पेश होता है। फिर उसके बाद फिनांस डिपार्टमेंट इसको जो है कंपाइल करता है, तैयार करता है। इसमें पीएनडी का भी रोल होता है। पीएनडी जो है ना टेक्निकल सपोर्ट देती है, चाहे वो फिनांस को ज़रूरत हो या एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको, और फिर ये आपके डीडीओ तक आ जाता है। अच्छा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है किसी भी बजट को बनाते हो या फाइनेंशियल मैटर्स को, जिस तरह आपने कहा है कि ये एक आइनी दस्तावेज़ है, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है किसी भी हेड टीचर के लिए जो आपके आइन में या जो है ना इसको जब हम बनाते हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न? अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 119 है वो बेसिकली इसको शो कर रहा होता है, बजट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि ये एक ऐसी दस्तावेज़ होती है जो पार्लियामेंट में पेश होती है और फिर गवर्नर या फिर अगर फेडरल लेवल पे है तो फिर सदर पाकिस्तान उसकी जो है तौसीक कर देता है। तो ये पार्लियामेंट में पेश होता है, फिर वो अप्रूवल होता है और ये फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है और फिर ये डीडीओ तक आ जाता है। ज़बरदस्त, ठीक है। डीडीओ की जिम्मेदारियों की, डीडीओ जो है ना हमारा जो है ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर जहाँ होता है वो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नुमाइंदा होता है जो उनके माली वसाइल को इस्तेमाल करते हैं। उसकी बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं। जिस तरह पहले उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो जो बजट है, वो जो पैसा खर्च करता है जिस मद में है उसको उसी मद में खर्च करता है, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करता है। दूसरा ये है कि जो आपके पैसे हैं उनको वो जो आपके फाइनेंशियल रूल्स है, माली कवानीन है, उनके मुताबिक खर्च करता है। और उसका जो पैसे खर्च करता है, जो बिल्स पास करता है, उसका पूरा दस्तावेजी सबूत अपने साथ रखता है ताकि उसके लिए उसके रिकॉर्ड में हो। और वो कोई भी ऐसा मतलब इरेगुलर पेमेंट नहीं करता है जो बाद में इसके लिए मसला हो। वो जो बजट के अंदर जो पैसे होते हैं, जो जिनके सैंक्शन होते हैं, उसी को ही वो खर्च करता है। मतलब आपका वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट का उस इदारे के अंदर या उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो माली नुमाइंदा होता है, उसको तफवीज़ करता है, ये पैसे हैं, ये इदारे के लिए, आप इसको खर्च करें, उसकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, ये बजट साइकिल की हम बात कर रहे थे, अगर इसकी थोड़ा में तफसील, थोड़ा मज़ीद इसको गहराई में जाएं कि ये कैसे मतलब काम करता है स्कूल से हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक, जिस तरह आपने कहा था ना कि इसको कैसे स्कूल में मैनेज करते हैं और डीडीओ तक कैसे जाता है, मज़ीद इसको थोड़ा अगर हम बताएं। और बजट में जैसा आपने बहुत इम्पोर्टेंट की कि मद पर होते हैं बजट के, अगर उन मद जो बजट के जो मद हैं, अगर उनके जो एरियाज़ हैं, अगर वो भी थोड़ा सा आप लोग डिस्कस करें। अच्छा, जैसे आपने अभी सवाल किया कि बजट हम कैसे यूज़ करते हैं और फिर इसका साइकिल के मुतालिक, जैसे मैंने कहा कि ये तो डीडीओ की जिम्मेदारी होती है ना कि वो अपना बजट खुद ही बनाए, खुद बनाए, क्योंकि उसको अपनी ज़रूरत। बीटीसीएमसीज़ का कोई रोल नहीं होता है कि जब हम बजट बनाते हैं किसी भी स्कूल में? नहीं, उनसे तजावुज़ात ले सकते हैं, तजावीज़ ले सकते हैं। तो उन तजावीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि डीडीओ या पीटीएसएमसी की आपने बात की है, तो उनको पता होता है कि उनके इदारे में किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, तो उस मुनासबत से वो बनाते हैं बजट और ये फिर हेड वाइज बनता है। अब स्कूल में आपके पास रिपेयर में भी ज़ाहिर सी बात ज़रूरत होती है। अगर किसी चीज़ को आप परचेज़ कर रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ें, आप उसके लिए भी ज़रूरत होती है। आप ऑफिस के लिए स्टेशनरी वगैरह ज़रूरत होती है तो वो भी आप इस्तेमाल करते हैं। ये मुख्तलिफ हेड्स होते हैं। हेड्स क्या मतलब, वो हेड्स क्या हैं मतलब, अगर हमें बता दें यहाँ पे। अच्छा, ये मुख्तलिफ हेड्स होते हैं। जैसे हमारे पास अगर आप देखें तो बेसिकली एक डीडीओ के गिर्द जो है ना वो 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। 3 किस्म की। एक तो उसके पास पे होती है, पे के जितने मुलाजिमीन हैं उनकी पेमेंट, मतलब उसकी सैलरी वगैरह वहाँ पे आ जाती है। पे मींस बेसिक पे की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मुलाजिमीन के जो अलाउंसेस होते हैं वो होते हैं, और फिर उसके बाद कंटीजेंसीज होती हैं। वो ये 3 चीज़ें होती हैं
जो बजट बनाने में उसकी जो है ना मदद देती है। ठीक है, ये तो कंटीजेंसी इसको क्या है? मतलब ये कंटीजेंसी अगर हमें बताएं, एक तो आपने कहा कि पे के मद में हमें आते हैं जिसमें आपके बेसिक पे वगैरह आ जाते हैं। कंटीजेंसी क्या है? कंटीजेंसीज में आपके जो पे या सैलरी के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी कंटीजेंसीज में आ जाती हैं। अच्छा, जी हाँ। अच्छा, इसमें आप में मेंटेनेंस में मेंटेनेंस में अगर पैसे की ज़रूरत है वो, आपके रिपेयर में ज़रूरत है वो, या परचेज कोई चीज़ कर रहे हैं, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कंटीजेंसीज में आती हैं। आपका जो इदारा है, वो इदारे के अंदर तनख्वाहों के अलावा जो भी अखराजात होते हैं वो कंटीजेंसी में लेते हैं। आपकी स्टेशनरी है, आपके कम्युनिकेशन की है, आपके यूटिलिटी बिल्स है, आपके अदर्स है, जो भी सारे जो अखराजात होते हैं तनख्वाहों के अलावा वो सारे कंटीजेंसीज में कंटीजेंट कहलाते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे बजट के हवाले से देखा जाए तो हम बजट के लिए कुछ टर्म्स हम सुनते हैं, एक्सेस, सिलेंडर, ये क्या हैं और इनके बारे में अगर आप सर बता दें थोड़ा। सबसे पहले तो मैं एप्रोप्रिएट से शुरू करूंगा कि एप्रोप्रिएट क्या होता है। एप्रोप्रिएट यानी वो मौजूदा या जो आपके पास रिलीज बजट होता है फिनांस डिपार्टमेंट की तरफ से, किसी भी डीडीओ को एक रिलीज दिया जाता है तो वो एप्रोप्रिएट बजट होता है। रिलीज क्या होता है? कोई आर्डर होता है किसी क्या? जी मतलब हाँ, इसको अगर हम एक किस्म के फिनांस डिपार्टमेंट, इससे पहले अगर आप बात करें तो आईबीसी होती है, आईबीसी, इंडिकेटिव बजट सीलिंग। अच्छी वो क्या होता है? आईबीसी मतलब एक नई मतलब इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कि आईबीसी इंडिकेटिव बजट बजट सीलिंग। ठीक है। ये फिनांस डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट को एक गाइडलाइन देती है कि आप इस लिमिट के अंदर रहते हुए आप अपना बजट बनाएं। बजट बनाना, जी हाँ, ये एक लिमिटेशन समझो आप कह सकते हैं कि होती है। और इससे फिर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का भी पता चलता है कि वो किस डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी दे रही है, प्रिफर कर रही है, ज़्यादा उसमें फोकस कर रही है और किस को कम कर रही है। अब जैसे ये गवर्नमेंट है हमारी, तो इसने जो है ना हेल्थ और एजुकेशन को फोकस किया गया हुआ है और इसके लिए ज़्यादा अमाउंट रखी गई है। तो ये एक लिमिटेशन होती है किसी भी डिपार्टमेंट को, वो अब उस आईबीसीज को देखते हुए अपना बजट बनाता है। आईबीसी। जी हाँ। अच्छा, ये आईबीसी कब मतलब वहाँ से आपको आपके डिपार्टमेंट को चली जाती है या आपके हेड्स को, और साल में कितनी बार मतलब वहाँ पे चली जाती है? जिस तरह मतलब फिर हम अप्रोप्रिएट सिलेंडर आएंगे, ये फिर कब मतलब वहाँ पे जाती हैं? ये जब आप बजट बना रहे हो तो आप सिफारिशात लेते हैं हर डिपार्टमेंट से। तो ये बजट बनाने से पहले के प्रोसेस होते हैं और इसके लिए फिनांस डिपार्टमेंट बाकायदा एक सर्कुलर जारी करता है और हर डिपार्टमेंट को एक टाइमलाइन दी जाती है जिसको बजट कैलेंडर भी कहा जाता है। बजट कैलेंडर, वो बजट कैलेंडर वो बेसिकली क्या होती है, डेट्स होती हैं मुख्तलिफ सरगर्मियों की कि फिनांस के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं वो सरगर्मियाँ कब तक उनको कंप्लीट करना होता है। तो वो फिर डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट से होते हुए वो फिर डीडीओ तक आ जाती है कि डीडीओ ने कब कौन सी सरगर्मी किस डेट तक खुद करेगा, फिर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को देगा और फिर वो फिनांस तक जाएगा। फिर फिनांस उसको कंपाइल करके वो बजट की सूरत में उसको फिर कैबिनेट में पेश करता है और वो फिर असेंबली में जाता है। ज़बरदस्त। तो ये होता है। अच्छा, उस पर जब ये अप्रूव्ड होके आता है, ये तो साल की शुरू में हो जाता है, मतलब ये जो आईबीसी भेजे जाते हैं जी हाँ, जो आपके डिपार्टमेंट अमूमन ये बजट सर्कुलर जनवरी में भेजे जाते हैं साल के मतलब शुरू के महीने में, कि मतलब जनवरी के महीने में आईबीसी मतलब फाइनेंस की तरफ से बजट सर्कुलर दिया जाता है कि यार एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कि आप अपना जो है ना डीडीओ से नीचे इदारों से बजट बनवाएं। तो वो इस प्रोसेस के मेरे ख्याल में फिर वो तकरीबन 10-15 अप्रैल तक वो फाइनल हो जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा, मतलब इसी के मतलब अच्छा, ये फिर डिमांड करते हैं इदारे, क्या करते हैं इसमें अपने मतलब जितने भी ज़रूरियात हैं? देखें, एक तो मैंने जैसे आईबीसीज की बात की है, इंडिकेटिव बजट सीलिंग्स की बात की है, ये तो लिमिटेशन है फिनांस की तरफ से कि आपने इस लिमिट में रहते हुए आपने अपना बजट बनाना है। ज़बरदस्त। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें इससे पहले का जो आपका क्वेश्चन था मैं उसको कंप्लीट करूँगा। तो एप्रोप्रिएशन, रीअप्रोप्रिएशन, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हम बजट में इस्तेमाल करते हैं। एप्रोप्रिएट वही बजट होता है जो आपका अप्रूव्ड बजट होता है या सैंक्शन बजट हम कहते हैं,
जो एक डीडीओ के पास होता है, और हर उसकी लिमिट होती है। आपके पास स्टेशनरी की समझो 50,000 आपके पास बजट आया, तो ये आपका अप्रोप्रिएट हुआ 50,000 के करीब, मतलब 50 मुख्तलिफ मद में मद मतलब में आ होते जाते हैं। हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आपकी तनख्वाह में, आपकी बेसिक में कितने पैसे हैं, आपकी अलाउंसेस में कितने हैं, आपकी कॉन्टीजेंसीज में कितने पैसे होते हैं, तो ये हम कहते हैं कि ये अप्रोप्रिएट जो बजट आपका अप्रूव्ड बजट है उसको कहते हैं मुख्तस बजट। मुख्तस बजट। और इसके साथ साथ फिर रीअप्रोप्रिएट भी होता है। रीअप्रोप्रिएट क्या होता है? अगर किसी हेड में आपके पास पैसे कम पड़ गए, अच्छा, मतलब या आपको appropriate एक तो मतलब आपकी ज़रूरत है, आपकी मतलब फिर आप डिमांड करते हैं उसके हाँ, ऊपर फिर- रीअप्रोप्रिएट। फिर वो आप जो है ना चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मुझे स्टेशनरी में मेरे पास 1 लाख था, लेकिन मेरी ज़रूरत जो है 30,000 है, 20,000 मेरे पास बचत है। बचत, उस बचत के टर्म को हम क्या कहेंगे? वो फिर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके अच्छा सर। उस तरफ आता हूँ। तो वो जो बचत है, वो फिर आप कहते हैं मुझे जो है ना ये किसी और हेड में मुझे ज़रूरत है, तो फिर आप उसके लिए एक लेटर लिखते हैं, और ये जो आपकी बचत है पैसे 20,000 वो किसी और हेड में आपके पास आ जाते हैं, या अदर्स में आप डिमांड कर देते हैं। Others तो ये 20,000 आपको अदर में मिल जाते हैं, तो इसको प्रोसेस को हम रीअप्रोप्रिएट कहते इसको हैं। इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। इसके कंडीशंस, हाँ, मतलब इसकी condition रीअप्रोप्रिएशन के कुछ मतलब अगर कंडीशंस आपके हैं। 1 लाख रुपए हैं ना, आपके 30,000 खर्चे, 70,000 अगर आपके साथ बचते हैं, आप समझते हो कि ये मैं किसी और मद में खर्च करूं, तो आप उसको रीअप्रोप्रिएट कर दें। लेकिन उसमें इस तरह के आपके यूटिलिटी के बिल्स रीअप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। नहीं होते। ठीक है। और आपका मसला कि आप एक डीडीओ के अंदर आप जो है ना पैसे रीअप्रोप्रिएट करते हो, मतलब अगर आपका ये डीडीओ है, आप कहते हो किसी और डीडीओ को पैसे दे दे, इस तरह नहीं हो सकते। आपका जो हेड है, अपना डीडीओ है, आप उसके अंदर जो है ना रीअप्रोप्रिएट इस पैसों को इस मद से निकाल के उस मद में आप जो है मतलब ना, वही डीडीओ ही खर्च कर सकता है वही उस डीडीओ रकम उसी को। मद में। ठीक उसमें फिर है। इसका एक टाइम अगर लिमिट- आपकी डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड है नहीं, उस डीडीओ नहीं, से आप करे, किस- क्या वो दे सकता है नहीं नहीं इसमें? नहीं, इस तरह नहीं नहीं, होता। नहीं, इस नहीं। ऐड से आप दूसरे ऐड में नहीं कर सकते। उसी जो आपका डीडीओ DDO कोड कोड है से उसी के चाहिए। अंदर आप कर सकते हो। अच्छा, उसमें आपका इस अगर इस मद में पैसे आपका कम खर्च हो रहे हैं, तो आप इस पैसे को दूसरे मद में डालना चाहते हो। उसमें ये ज़रूरी है कि यूटिलिटी के बिल्स नहीं होते, बिजली, टेलीफोन, आपकी गैस के, ये बिल्स ये रीअप्रोप्रिएट नहीं होते। उसमें फिर एक मुख्तस उसका डेट होता है कि आप उस वक्त तक आप उसको रीअप्रूव के लिए भेजें, फिर हो जाएंगे, अदरवाइज फिर नहीं होते। बेहतरीन। अच्छा, आपने एक्सेस सरेंडर की एक्सेस एंड सिलेंडर जब अप्रोप्रिएट रीअप्रोप्रिएट, Reappropriate। अभी आप- इसकी मतलब जो आप लोगों ने बात की कि इजाफी रकम आ जाती है, कभी कभी कमी आ जाती है, इसको एक्सेस एंड सिलेंडर का एक्सेस क्या चीज़ होती है? आपके पास जो मंजूर शुदा बजट है उससे आपके अखराजात बढ़ रहे हैं, अखराजात। इजाफी अखराजात है, ज़बरदस्त। तो हम उसको कहते हैं कि ये आपके एक्सेस में जा रहे हैं बजट। मतलब जो अखराजात के मद में जो इजाफा रकम है, इजाफा है वो एक्सेस में है। वो एक्सेस आपके अखराजात आपके बढ़ रहे हैं, आपके मुख्तस बजट से बढ़ रहे हैं। एलोकेटेड बजट से ज़्यादा आपके अखराजात हो रहे हैं, तो हम कहते हैं ये आपका एक्सेस है। अच्छा, एक्सेस ज़्यादातर आपके अलाउंसेस में आ जाते हैं, पे एंड अलाउंसेस में आते हैं। उसमें भी कंटीजेंसीज में कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन अब जैसे इडाक रिलीफ अलाउंस है, अब ये इडाक रिलीफ अलाउंस आपको पे में कब लग जाता है? ये गवर्नमेंट जैसे ऐलान करती है कि 1 जुलाई से ये एप्लीकेबल है, तो आपका बजट अप्रूवल कब होता है? 15 जुलाई के बाद ही होता है। तो ये अभी भी आपने तो खर्चे स्टार्ट समझो हो गए ना। बिल्कुल हो गए। अच्छा, इसके लिए एलोकेशन बाद में कर देते हैं, तो ये आपकी एक्सेस होती है। मतलब एक्सेस वहाँ पे हो रहा हाँ, है। ये आपका एक्सेस में जा रहा है कि आपके पास इसमें पैसा था ही नहीं, अगर था तो वो कम था, तो ये आप एक्सेस में जा रहे हैं। और एक होता है सरेंडर। सरेंडर होती है आपकी सेविंग्स, कि आपके जो बचत है डिमांड से ज़्यादा या कम आ रहा है? नहीं, आपकी जो एलोकेटेड बजट है उससे आपने खर्चा जो है ना कम किया है। जो भी मतलब आपकी खर्चात हैं वो आपने कम किया है। अब 40,000 आपकी स्टेशनरी में पैसे हैं, आपके साल का खर्चा जो है 30,000 है, तो ये 20,000 आपका क्या है? ये बचत है। बचत तो आप उसको सिलेंडर वो वापस आप डिपार्टमेंट को उसको रिटर्न करेंगे या अपने उस डीडीओ कोड में रहने देंगे उस रकम को या अमाउंट को? नहीं, इसके लिए ये होता है कि आप एक्सेस सरेंडर फरवरी का जो एक्सपेंडिचर होता है ना, उसके साथ आपने एक्सेस सरेंडर बनाना होता है। यानी 8 महीने के बाद हमारा जो फिस्कल ईयर है या मालियाती साल है,
वो 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक जाता है। अच्छा, मतलब फिस्कल ईयर जो हमारा फर्स्ट मतलब जुलाई से 1 जुलाई से 30 जून तक चलता 30 है। जून। ठीक है, मतलब तो फरवरी के एंड 28 फरवरी समझो आपके 8 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, तो 8 महीनों के बाद आपने उसको एक्सेस सरेंडर बना के आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट तक भेजना होता है कि ये मेरी बचत है, ये मैंने इजाफी खर्चा किया है। तो ये बाद में फिर रिवाइज बजट एक टर्म या सप्लीमेंट्री आप कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री और रिवाइज। अब रिवाइज बजट फिर क्या होता है, जब ये रिवाइज बजट 15 मई के बाद जो है ना, 15 मई तक ये रिवाइज बजट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इशू कर देती है। अब वो फिर देखती है, इस एक्सेस सरेंडर को देखती है और फिर उसी की मुनासिबत से रिवाइज आपको कहीं पे ज़रूरत है तो वो आपको इजाफी पैसे दे देते हैं। जो आप सरेंडर कर रहे हैं तो वो फिर नेक्स्ट बजट में डाल देते हैं, तो वो फिर आपका रिवाइज बजट होता है। रिवाइज बजट जी हाँ, यानी जो भी एस्टिमेशन बनती है बजट के हवाले से, जो तखमीने बनते हैं वो साल में 2 मरतबा बनते हैं। अच्छा, मतलब साल में 2 मरतबा तखमीना लगाया जाता है किसी भी स्कूल के, मतलब कोई भी डीडीओ उसको मतलब तखमीना लगा के भेज देता है 2 मरतबा। एक तो साल के शुरू में, अच्छा, और एक जो है ना आपके वो मार्च में जब आपके 8 महीने गुजर जाते हैं, बिल्कुल, तो उस 8 महीने के अखराजात को देखते हुए वो दोबारा जो है ना एस्टिमेशन लगाई जाती है और फिर उसके हवाले से फिर जो है ना रिवाइज बजट इशू होता है। एक्सेस सरेंडर के बारे में मैं तो सरेंडर के बारे में, जब आप के पैसे इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप उनको सरेंडर कर दो कि भाई ये मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये वापस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको एक डेड लाइन होता है, आप उस डेड लाइन में उसको वापस करते हो, तो वो आपका बोलो गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। किस फंड में जाता है सर? गवर्नमेंट का कोई फंड, मतलब उसका वो कंसोलिडेटेड फंड होता है, उधर जाता है। अगर आप आपके पैसे बच रहे हैं, आप सरेंडर भी नहीं कर रहे हो, जब आपका 30 जून तक आप इसको इस्तेमाल भी नहीं करते, फिर वो लैप्स हो जाते हैं। मतलब लैप्स के लैप्स में इस तरह होता है, फिर वो लैप्स में इस तरह समझते कि आपका डीडीओ जो है ना, वो अपने जो है पावर्स है वो एक्सरसाइज नहीं कर सका, ये पैसे इस्तेमाल नहीं कर सका। अच्छा, क्या ये जो आप कह रहे हैं कि मतलब वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्या ये सारा जो प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे क्या कोई इस तरह की मेंटेनेंस के लिए जो बजट आप बना रहे हैं, कोई बुक, कोई रिकॉर्ड या इस तरह की कोई चीज़ मौजूद है यहाँ पे कि मतलब एक्सेस एंड सिलेंडर यहाँ पे आ रहा है, आप रिटर्न कर रहे हैं, रिवाइज बजट वहाँ पे हो रहा है, तो क्या इसमें मतलब इस तरह की है? आप अपना तखमीना लगाते हो 1 साल के लिए, ठीक है। जब फरवरी के बाद आपका अभी 4 महीने बचते हैं, तो आप तखमीने लगाते हो इस 4 महीने में ये पैसे मेरे बच रहे हैं, इसको मैं सरेंडर करूँ वापस गवर्नमेंट को, ठीक है। तो आप सरेंडर करोगे, वो सेफ हो जाएंगे। इस महीने में आप इतना तखमीना नहीं लगा सकते हो कि ये पैसे मेरे इस्तेमाल भी नहीं होंगे, इसको मैं वापस भी नहीं कर रहा हूँ, तो वो जब 30 जून तक इस्तेमाल भी नहीं होंगे, वापस भी नहीं होंगे, तो फिर वो लेप्स होंगे। जब लेप्स हो जाएंगे तो उसमें समझा जाएगा जो आपका डीडीओ है उसने जो है अपना पावर्स जो है सही एक्सरसाइज नहीं कर सका, ये पैसे उन्होंने लेप्स किए। आप अगर समझते हो कि ये पैसे मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो आप उसको वापस सरेंडर करोगे। तो अगर सरेंडर करोगे दे विल बी सेफ। अगर सरेंडर नहीं करोगे वो लेप्स होंगे, देट विल बी कॉल्ड दैट द डीडीओ हैज नॉट एक्सरसाइज इज पावर्स प्रॉपरली। तो वो आपका डेलीगेशन, मतलब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि मतलब जो डेलीगेशन ऑफ पावर आपके इनएफिशिएंसी में आ जाएगा, मतलब वो उस डीडीओ के इनएफिशिएंसी में आ गया। लेकिन आपको पता है कि ये पैसे मैं वापस कर रहा हूँ, वापस करो। अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हो, वापस भी नहीं कर रहे हो, वो ऐसे ही लैप्स हो जाएंगे, तो फिर आप इनएफिशिएंट, वो डीडीओ इनएफिशिएंट कहलाए कि भाई उसने अपने जो पावर्स है वो सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं की उसने। क्या ये उस ऑफिसर के उस नहीं, उसमें परफॉर्मेंस पे असर उसमें इस तरह होता है ना, देखिए ना, जब आप सरेंडर करोगे तो कभी कभार इस तरह होते, वही जो सरेंडर वाले पैसे नेक्स्ट ईयर में आपको देंगे, आपके बजट में एलोकेट करेंगे। अच्छा, अगर वो लैप्स हो जाएंगे फिर वो वापस आपके बजट में नहीं आएंगे। अच्छा, क्या ये इम्पैक्ट किसी स्कूल के ऊपर, उसके डेवलपमेंट के ऊपर, बजट के ऊपर, या बजट प्रोसेस है उसके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ेगा जब ये वापस जो जा रहे हैं या वापस वहाँ पे दोबारा गवर्नमेंट के पास वो पैसे जा रहे हैं? देखिए ना, उसमें इस तरह के जब आपको पैसे दिए जाते हैं, आप अपना बजट बनाते हो, तो पैसे आपको मुख्तस किए जाते हैं, तो आप उन पैसों को इस्तेमाल करें, ठीक है। लेकिन कभी कभार हालात की वजह से इस तरह होता है कि आप समझ रहे होते हैं कि ये पैसे मैं से अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप सरेंडर करते हो। लेकिन पैसे इस्तेमाल भी नहीं करो, सरेंडर भी नहीं करो, तो उसके बाद जब वो लैप्स हो जाएंगे तो आपका इनएफिशिएंसी कहलाएगा। और इसमें इस तरह के नेक्स्ट आप ये कल को आप डीडीओ नहीं होगे, कोई और डीडीओ आएगा, जो पैसे थे वो कल आपको नहीं देंगे नेक्स्ट बजट में। अच्छा, ये भी प्रोसेस है कि अगर इस साल खर्चा नहीं हुआ, नेक्स्ट अगर आप सरेंडर करोगे तो आपको नेक्स्ट ईयर में देते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट ईयर में देते हैं या हाँ। कटौती कुछ नहीं वगैरह नहीं हो देते जाती है? हैं, अगर आप लैप्स करोगे तो फिर नहीं देंगे आपको, मतलब लैब्स के मद में फिर आपको फिर नहीं आपको नहीं मिलेगा मिलते, नहीं और मिलेगा। बजट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा उस इम्पैक्ट स्कूल के पड़ेगा, और लेकिन उसकी आपके जो डेवलपमेंट पैसे के ऊपर, उसके अगर काम आपने के इस ऊपर। साल इस्तेमाल नहीं किया, क्या पता नेक्स्ट ईयर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल। और इसी तरह मतलब इसके कोई रिकॉर्ड वगैरह, जिस तरह मैंने आपसे सर कहा था कि कोई बुक वगैरह बजट की कुछ इस तरह के हाँ, हैं चीज़ें? इससे पहले मैं इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा कि रिवाइज के साथ साथ सप्लीमेंट्री ग्रांट भी होती है। सप्लीमेंट्री ये ग्रांट्स। कभी कभार ऐसा होता है कि हालात एक गैर मामूली सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं, जैसे पिछले चंद साल पहले कोरोना वायरस आ गया था, तो एक गैर मामूली एक सूरत हाल हो गई थी। तो वहाँ पे कुछ हट के जो है ना, हमारे एलोकेटेड बजट से हट के कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ रही थी, तो वो फिर हमें परचेज़ करनी होती है। तो वो जो है ना, गवर्नमेंट जो है ना बजट तो रिलीज़ कर देता है इमरजेंसी सूरत में। अब सैलाब आ गया, कहीं पर कोई इस तरीके की कोई वबा फूट पड़ी, तो गवर्नमेंट तो बजट रिलीज़ कर देता है। उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट, वो सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ग्रांट। ग्रांट में आ जाता लेकिन इस सप्लीमेंट्री ग्रांट का फिर फिनांस डिपार्टमेंट जो है वो कैबिनेट से अप्रूवल लेना लाजमी होता है उसके लिए। है। बिल्कुल। अगर वो नहीं लेगा तो फिर वो फिनांस के लिए थोड़े से इश्यूज मतलब ये टेक्निकल एक हाँ, पॉइंट ये है कि point मतलब है, ये जी इशू हो जाएगा जी हाँ, जी। कैबिनेट डिवीजन से अप्रूवल उसकी लाजमी है उनकी फिर। लाजमी होती है कैबिनेट ज़बरदस्त। से। अम, अब जहाँ तक बजट बुक की सूरत आपने सवाल किया कि मुख्तलिफ़ किस्म की बजट्स बुक बनती हैं, क्योंकि ये एक इतना बड़ा वो काम होता है, तो इसको कंपाइल करना, इसको महफूज करना किसी किताबी सूरत में बहुत लाजमी होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान मुख्तलिफ बुक्स जो है ना पब्लिश करती रहती है, लेकिन 3-4 बुक्स हैं, उनमें से हमारी जो सबसे अहम बुक होती है वो वॉल्यूम 3 होती है, वॉल्यूम 3 है। बजट बुक वॉल्यूम 3। मतलब जहाँ पे 4 वो किस्म के बुक होते हैं या 5-6 किस्म के होते हैं। 5-6 किस्म के। वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3 है, वॉल्यूम 4 है, वॉल्यूम 8 है। 8 है। तो ये मुख्तलिफ मतलब हमारा जो आपके हेड टीचर है उनका ताल्लुक बुक एजुकेशन नंबर के हवाले 3 से एजुकेशन एजुकेशन के हवाले से, और बेसिकली डीडीओ को हम देखते हुए, क्लस्टर हेड को देखते हुए, तो उसका जो ताल्लुक है वो बजट बुक 3 से होता है। ये नॉन 8 से भी डेवलपमेंट होता है थोड़ा। नॉन डेवलपमेंट बजट होता है। इसमें आपकी तनख्वाहें वगैरह, ये सैलरीज वगैरह, कंटीजेंसीज वगैरह, ये चीज़ें इसमें होती है। जबरदस्त। और 8 सर ने कहा जैसे बजट बुक Volume के 8 में फिर वो आपकी एसएनईज जो है एसएनई क्या होता है? मतलब एसएनई शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर्स। आपको अगर किसी स्कूल में नई पोस्ट की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है एसएनई में। एसएनई में। मतलब जो पोस्ट सिर्फ इसमें वो रिफ्लेक्ट किए जाते हैं, कोई और भी हैं डेवलपमेंट या नॉन डेवलपमेंट भी है, अच्छा, वो डेवलपमेंट भी उसमें होती है। लेकिन वो फिर बजट बुक 4 में आता है कि उसमें दोनों चीज़ें होती है कि आपके डेवलपमेंटल जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो भी एसएनईज का हिस्सा होते हैं, और वो बजट बुक 4 में रिफ्लेक्ट होती है। 8 में आपकी जो है ना सिर्फ जो पोस्टें क्रिएट जो होती हैं, नई पोस्टें क्रिएट होती हैं या शिफ्ट की जाती हैं एक डीडीओ कोड से दूसरी डीडीओ कोड में, तो उनका जिक्र होता है उसमें। मतलब बजट बुक 8 नंबर 8 में। 8 में। ठीक है, लेकिन ज़बरदस्त। हमारा ताल्लुक एक हेड टीचर का ताल्लुक ज़्यादातर जो है ना बजट बुक 3 से है। ज़बरदस्त। ज़िया साहब, हम एक बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर्स, जो जितना भी बजट प्रोसेस होता है, इसका मतलब जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स में, मतलब डेलीगेशन ऑफ पावर्स क्या होते हैं? लेकिन डेलीगेशन ऑफ पावर्स में हमारे पास बलूचिस्तान फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेलीगेशन ऑफ पावर, बलूचिस्तान डेलीगेशन Delegation of फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर्स एंड रीअप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन रूल्स 2019। हमारे पास एक किताब है जिसमें आपकी मुख्तलिफ ऑफिसर के जो है ना आपके पावर्स डेलीगेटेड किए गए हैं, मतलब मुख्तस किए गए। उसमें मतलब इस किस तरह के उसके ऑफिसर्स चार- वहाँ पे मौजूद, उसके किस चार ग्रेड के, categories है। कितने कैटेगरीज हैं? उसके चार चार कैटेगरीज है। इस categories हैं। कैटेगरी 1 में आपके सेक्रेटरीज आते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के हेड्स है वो आते हैं। आपकी कैटेगरी 2 में 19 ग्रेड के जो भी ऑफिसर है, जो इंडिपेंडेंट ऑफिसर है, जिनके पास डीडीओ पावर है, वो आते हैं। आपकी कैटेगरी 3 में 18 ग्रेड के इंडिपेंडेंट जो दफ्तर चलाते हैं, ऑफिस चलाते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफिसर है, वो आते हैं। 18 ग्रेड के जो भी पोस्ट होगा, जिनका डीडीओ पावर होगा, वो उसमें थे। अच्छा, फिर कैटेगरी 4 में इन तीनों के अलावा जो भी गेजेटेड अफसर है, जिसको अगर डीडीओ पावर एलोकेट किया जाता है, वो सारे कैटेगरी 4 में होते हैं। फिर उसमें इस तरह होता है कि मुख्तलिफ आपके इसमें ऑफिसर्स के मुख्तलिफ पावर्स होते हैं।
अगर रीइंबर्समेंट मेडिकल चार्जेस में फिर और ऑफिसर के जुदा इख्तियारात होते हैं, आपके एरियर बिल्स में और ऑफिसर के इख्तियारात होते हैं, आपके मतलब जो भी कोई बजट मतलब है हर डीडीओ के अपने पावर्स एक- हैं। फुल पावर्स किसके मतलब ज्यादा होते सेक्टी हैं, के- उससे कम वो किसके हैं फिर? ऑफिसर ग्रेड 1 के जो है ऑफिसर ग्रेड 1 जी यानी वो टोटी ग्रेड का ऑफिसर होता है, उसको फुल पावर्स होते हैं। और कुछ अख्तियार जो है ना फिनांस के पास भी होता है। तो ये समझो एक लिमिटेशन है हर डीडीओ की, कि वो अपनी लिमिट को देखते हुए कितना एट ए टाइम खर्च कर सकता है। इसमें एट ए टाइम मतलब एट ए टाइम। एट ए टाइम। अब स्टेशनरी की अगर मैं मिसाल ले लूँ, अगर वो 17 का बंदा है या ऑफिसर ग्रेड 4 का बंदा है, तो उसकी लिमिट होगी 30,000। अगर इस तरीके से 18 का है तो वो उसकी 50,000। तो इस तरीके से वो उनकी ये सिर्फ लिमिट है कि मतलब वो लिमिट है एक बिल में वो ड्रा करवा सकता है इतनी लिमिट। अगर उससे एक्सेस होगा तो फिर उसका तरीक़ाकार वो कोटेशंस है, 2 लाख तक कोटेशंस होती हैं। अच्छा ये कोटेशन, हाँ, ये कोटेशन क्या है ये थोड़ा? कोटेशन बेसिकली जो है ना 3 फर्म से या 3 आपने मुख्तलिफ इदारों से जो चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं, आप उनसे इनवाइसेस लेनी होती है और उनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको एक टेबल की ज़रूरत है। टेबल आप परचेज़ कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 3 मुख्तलिफ फर्म से जो है ना वो आप उनसे ले लेंगे कि ये टेबल की कितनी कीमत है, उसकी क्या जो मतलब उनके साइज होगा, क्या कीमत, होगा, साइज वगैरह ये वो सारे शेप वगैरह वहीं से आप ले लेते हैं, मतलब उस फर्म से लेंगे 3 से। कोटेशन में। फिर जो लोएस्ट जिसकी वो होगी आपने उसको जो है ना वो जो डिमांड करेगा लोएस्ट, और फिर आपने क्वालिटी को भी देखना होता है। क्वालिटी इंश्योरेंस ज़ाहिर है आपको तो मैटर करता है, लोएस्ट तो है लेकिन उसकी क्वालिटी वो नहीं है, तो फिर आप दूसरे इस पे चले जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा आपके जो डेवलपमेंट फंड्स होते हैं इनका मतलब, एक तो कोटेशन की आप बात की है, एक टर्म मतलब टेंडरिंग या बिडिंग, अगर इस तरह की कुछ यूज़ होते हैं, ये क्या है अगर इनके बारे में आप थोड़ा बताएं? ये भी एक लिमिटेशन होते हैं, बेपरा रूल्स फिर फॉलो होते हैं जब आप जो है ना टेंडर पे जाते हैं। बलूचिस्तान बेपरा क्या है? बलूचिस्तान बलूचिस्तान प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो उसके अपने रूल्स होते हैं। फिर वो जो है ना बिडिंग के ज़रिए जो है ना प्रोसेस होता है। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है कि पहले अपलोड करना पड़ता है आपने क्या चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं या क्या चीज़ आप रिपेयर कर रहे हैं, तो उस हवाले से पहले आपने अपलोड करना होता है। 15 दिन का वो टाइम पीरियड दिया जाता है। 15 दिन के बाद आपकी जो है ना जो है बिडिंग होती है। फिर उसके बाद आप जो है ना वो किसी को एलोकेट कर देते हैं, फिर वो उससे काम करवाते हैं। अच्छा यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं कभी, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, ये क्या है इसके बारे में? अच्छा जैसे मैंने कंटीजेंसी की बात की, तो कंटीजेंसी में रिकरिंग और नॉन रिकरिंग 2 टर्म्स इस्तेमाल होती है। ये कंटीजेंसी में होती है। कंटीजेंसी में मैंने पहले भी बताया कि इसमें आपकी मेंटेनेंस होती है, रिपेयर होती है, आपकी परचेजिंग होती है। बिल्कुल। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हर साल ज़रूरत होती है, तो हम कहते हैं कि ये रिकरिंग बजट है, यानी हर साल आपको स्टेशनरी हर साल इस्तेमाल करते हैं, आपको ज़रूरत है। अच्छा जैसा ये सर नॉन रिकरिंग क्या चीज़ है? नॉन रिकरिंग आपको कभी कभार ज़रूरत होती है। आप कोई एडिशनल रूम बना रहे हैं तो वो एक ही मरतबा एडिशनल रूम बनेगा, तो वो जो बजट होगा उसको हम कहते हैं कि ये नॉन रिकरिंग। अच्छा ये ऑडिट क्या है? ऑडिट पैरा कब लगते हैं और इसके जो सिग्नेटरी होते हैं उनके क्या असर होते हैं? थोड़ा अगर असूल हैं थोड़ा हमें बता दें। ये डीडीओ जो है ना जो भी पैसे ड्रॉ करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से एक सिस्टम होता है, उसका फिर ऑडिट किया जाता है कि जो पैसे उसने इस्तेमाल किए, जो पैसे उसने ड्रा किए, आया वो जो फाइनेंशियल रूल्स है मालियाती कवानीन के मुताबिक है या नहीं है। अगर कोई डीडीओ जो उसमें हमारे मुख्तलिफ ऑडिट्स होते हैं, जिस तरह हमारे इंटरनल ऑडिट होते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑडिट होता है कि जब आप कभी कभार 1 साल में होता है, कभी कभार 2 साल में होता है कि आपका वो माली साल को ऑडिट करते हैं कि जो पैसे इसको मुख्तस किए गए थे, जो बजट मुख्तस आया उसने सही इसको इस्तेमाल किया नहीं किया। फिर एक आपका ऑडिटर जनरल की तरफ से एक ऑडिट होता है, जनरल ऑडिट होता है, उसमें फिर आपका जो है ना 1-2 साल के बाद वो आकर आपका देखते हैं कि जो बजट इसको 2 साल में दिया गया था, आया उसने माली कवानीन के मुताबिक उसको इस्तेमाल किया है या उसमें कुछ उसने
इरेगुलरिटीज़ किए, तो वो फिर आपका जो है ना उस सारा बजट को ऑडिट करते हैं, आपकी कागजात देखते हैं, आपकी ड्रावर्स देखते हैं कि आपने कैसे पैसे निकाला है, कानून के मुताबिक निकाले है या फिर आपके जो दस्तावेज सबूत है वो कैसे है, वो फिर उस सारे अमल की जो है ना ऑडिट करते हैं, उस पर जो पैसे ड्रा हुए हैं उसकी। ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे एक पेन के इस्तेमाल की बात करते हैं कि स्याही वाला पेन इस्तेमाल करें या वो जो बजटिंग होती है इसके ऊपर, इसकी क्या वो क्या है? पेन की जो आपने बात की, ये जब बिल हम बनाते हैं तो उसमें स्याही वाली पेन इस्तेमाल की जाती है, इंक वाली। उसकी रीज़न कुछ अगर है तो? उसकी इसका तो एक डुप्लीकेट भी नहीं होता, अच्छा, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। और फिर अगर वो पुराना बिल हो जाए तो फिर वो उसकी भी वो पहचान हो जाती है कि ये पुराना हो गया है, तो बॉल पेन को हम पहचान नहीं सकते, बहुत तो ज़बरदस्त। इसके लिए वो सर थैंक यू, हमारे साथ टाइम का भी ही बहुत इशू है। आप सबका थैंक यू, आप दोनों का, कि आप लोगों ने बहुत बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें बजटिंग और डीडीओज़ के हवाले से, ऑडिट के हवाले से दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर कोई प्रोग्राम इस तरह का हुआ फिर हम आप लोगों को इनवाइट करेंगे। और बजटिंग जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं बहुत बड़ा मैटर्स है हमारे हेड के लिए। और आज आपका बहुत शुक्रिया, बहुत सारी चीज़ें हमारी अपने क्लियर हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा हम आपको दोबारा खुशामदीद कहेंगे। आपको आज खुदा हाफिज़ कहेंगे। थैंक यू सर, आप दोनों।